आज हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का इकाई 5 और इकाई 5 में है सतह रसायन सरफेस केमिस्ट्री। तो सतह रसायन क्या है? तो हम ये कह सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के पदार्थ मतलब हो सकते हैं द्रव, हो सकते हैं ठोस, हो सकते हैं गैस, हो सकते हैं, उनकी सतह पर होने वाली जो घटनाएं या परिघटनाएं या जो रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं जो सतह पर होने वाली अभिक्रियाएं होती हैं वो सतह रसायन के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत उत्प्रेरक जैसे होता है, कोलाइडी सॉल्यूशन होते हैं, उन सभी का यहाँ पर इस अध्याय में अध्ययन हम करेंगे। तो जैसे कौन कौन सी जो घटनाएं हैं जो सतह रसायन के अंतर्गत आते हैं, जैसे जंग लगना, ये भी एक सतह रसायन है क्योंकि किसी भी धातु के सतह पर क्रिया होता है, अंदर में उसकी कोई क्रिया नहीं होती। जैसे हम मार्क्स का उपयोग करते हैं, मार्क्स जो अभी चल रहा है वो मार्क्सरी है, जो कल कारखाने में जो विषैले गैस के जो संपर्क में जो मजदूर या कामगार आते हैं वो अपना मास्क लगा लेते हैं चेहरे में, और ये जो मास्क होता है उसमें सक्रिय चारकोल भरा होता है, और ये सक्रिय चारकोल होता है वो विषैले गैसों वातावरण को अवशोषित कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका सल्फर डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरीन है, इन गैसों को जो विषैले गैसों को अवशोषित कर लेते हैं और शुद्ध ऑक्सीजन गैस को वो मतलब नाक के अंदर जाने देते हैं। तो ये जो मार्क्स है, जैसे हम जानते हैं जो शक्कर होता है, तो शक्कर जो बनता है गुड़ से, तो गुड़ का जो कलर होता है वो भूरे रंग का होता है। तो उसको भूरे रंग को या उसे कलर को हटाने के लिए जो है उसमें क्रिया कराया जाता है जांतु चारकोल का। तो जांतु चारकोल जो होता है, जो जानवरों को जो चारकोल होता है, चारकोल का मतलब होता है ऐसा पदार्थ है, ऐसा ठोस जो बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने से बनता है। ये जो चारकोल होता है सक्रिय चारकोल, उसके कहते हैं। उन चारकोल को यदि हम उसमें से बहुत अधिक दाब पर यदि हम भाप प्रभावित कर देते हैं तो उसके जो सरग्न है वो खुल जाते हैं और ज़्यादा सरग्नित हो जाते हैं और ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, ऐसे जो है सक्रिय चारकोल कहलाते हैं। ऐसे चारकोल में से उनको गुजारा जाता है शक्कर को, ताकि उसका जो भूरा कलर होता है वो अवशोषित करके हमें सफ़ेद कलर प्राप्त होता है। जैसे पानी का शुद्धिकरण में भी यहाँ पर अधिशोषण का उपयोग होता है। कठोर जल को मृदु जल बनाने में भी मतलब सतह रसायन का यूज होता है। तो ऐसे बहुत सारी जो घटनाएं होती हैं वो सतह रसायन के अंतर्गत आते हैं। तो जो सतह रसायन के अंतर्गत आते हैं तो उसके लिए कुछ जो है हमें परिभाषाएं या कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनको हमें जानना आवश्यक होता है। तो उसमें हम पहला लेते हैं अधिशोषण एब्जॉर्प्शन। अब देखिए अधिशोषण होता क्या है। अधिशोषण का मतलब होता है कोई ठोस हो सकते हैं या द्रव हो सकते हैं, उसके सतह पर कोई दूसरा पदार्थ आकर उसके सतह या अंदर में मतलब वो अब्जॉर्ब हो जाते हैं, और इस घटना को अधिशोषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपका पहले समय में इंक पेन का उपयोग होता था, उसमें स्याही भर रहती थी। जैसे मान लीजिए आप कापी पुस्तक में जब दिख रहे होते हैं स्याही गिर गया तो चाक रखते थे, और चाक को जैसे उसके संपर्क में लाते थे चाक जो है उस स्याही को अवशोषित कर लेता था। तो ये भी घटना भी क्या है, अधिशोषण की घटना होती है। एक चीज़ मैं और बता दूं यहाँ पर साथ में कि ये पता चला है कि वीडियो जो है पूरा देखते नहीं है, पूरा अंत तक वीडियो देखें, समझें, और जो समझ नहीं आता मेरे मोबाइल नंबर से कॉल करके पूछ सकते हैं। ये बहुत आवश्यक सूचना है, और जितना भी वीडियो है वो सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक से लिया गया है और बहुत इम्पोर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, और ये पूरा डिटेल से उसमें मैं समझाता हूँ। इसलिए जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ उतना मेहनत आप लोग भी करें तो निश्चित हो 100% आपको सफलता मिलेगी। तो ये ध्यान रखेंगे, वीडियो को पूरा अंत तक देखना जरूरी है।
तो यहाँ पर हम देखते हैं या परिभाषा लिखे हैं, किसी ठोस या द्रव सतह पर किसी पदार्थ के अणुओं द्वारा आकर्षित कर बनाए रखने के जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो कहलाता है अधिशोषण। अधिशोषण में जैसे हम देखते हैं दो घटक होते हैं। जैसे मान लिया आपका यहाँ पर, जैसे मैं भी आपको बता दिया कि जैसे आप एक चाक है उसमें स्याही अवशोषित हो जाता है, तो उस प्रकार से जो स्याही होता है वो कहलाता है अधिशोष्य, और जिस माध्यम में वो सोखता है, स्याही ऑब्जर्व हुआ है, उसको हम कहते हैं अधिशोषण। तो इसलिए हम ये देखते हैं कि अधिशोषण में जो घटनाएं होती हैं उसके दो घटक हम मान सकते हैं, अधिशोषक और अधिशोष्य। तो इसके आधार पर हम देखते हैं जो अधिशोषण की जो घटना होती है वो तीन प्रकार का यहाँ पर दिखाया गया है। देखिए, पहला बताया गया है ये अधिशोषण। अधिशोषण वे घटनाएं होती हैं जिसके अधिशोषक के सतह पर अधिशोष्य आकर्षित हो जाते हैं और उसके सतह पर, उसके सरफेस पर मतलब वो उसके साथ बंध बना लेते हैं, और इस घटना को हम कहते हैं अधिशोषण। यहाँ पर देख रहे हैं ये पदार्थ है, इस पदार्थ को हम बोल देते हैं अधिशोषण। और यहाँ पर जो बिंदु बिंदु जो गोल गोल दर्शाया गया है वो होता है अधिशोष्य। मतलब जैसे मान लीजिए आपका कोई गैस हो सकता है, जैसे मान सकते हैं ये प्लेटिनम है या निकल धातु पर हाइड्रोजन गैस जब अवशोषित होता है तो जो हाइड्रोजन गैस होता है वो अधिशोष्य है, और प्लेटिनम धातु जो होता है वो होता है अधिशोषक। तो इसी प्रकार के ये जो घटनाएं होती हैं उस घटनाओं को हम क्या कहते हैं, अधिशोषण कहते हैं। तो अधिकतर जो घटनाएं होती है अधिशोषण पर निर्भर करता है, इसलिए उसका शीर्षक ही अधिशोषण रखा गया है। तो आपने पहला प्रकार का जो अधिशोषण देखा, यदि कोई सतह पर द्रव भी हो सकता है, कोई जरूरी ठोस हो, द्रव सतह पर यदि उसके सतह पर सिर्फ हो, सतह पर यदि कोई दूसरा पदार्थ आकर आकर्षित हो जाए और इस प्रकार से उसके साथ बंध बना ले, तो इस प्रकार की घटना को हम अधिशोषण कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे सिलिका जेल। सिलिका जेल जो होता है एक प्रकार का जो औषधि, जहाँ पर कई प्रकार के औषधि आते हैं जो नमी से बचाने के लिए उस सिलिका जेल की कुछ पोटली उसके भीतर में भर देते हैं ताकि वो नमी को सोख लेता है और उस नमी से जो दवाई है, औषधि वो खराब नहीं होता। तो जो सिलिका जेल होता है यदि हम उसको जल के संपर्क में रखते हैं, तो जल के संपर्क में रखते हैं तो जल के जो वाष्प होते हैं उसके सतह पर अधिशोषित हो जाते हैं, और इस प्रकार के जो घटनाएं होती हैं उस घटनाओं को हम बोलते हैं अधिशोषण। अब आता है दूसरे प्रकार का, ये होता है अवशोषण। अवशोषण में क्या होता है कि जो पदार्थ होते हैं, अधिशोष्य पदार्थ होते हैं, वो अधिशोषक के अंदर चले जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ठोस शुष्क कैल्शियम क्लोराइड में जल वाष्प, तो जो कैल्शियम क्लोराइड होता है यदि हम उसको जल के संपर्क में रखते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड के अंदर जो है जल वाष्प चले जाते हैं, उसके साथ ये बंध बना लेते हैं। तो इस प्रकार के जो घटनाएं होती हैं, आप इस घटना को देख रहे हैं कि आपका ये जो बाहर जो दर्शाया गया है वो आपका अधिशोषक होता है, और जो अंदर जो गैस है, जैसे हम मान सकते हैं जल वाष्प है, ये जल वाष्प जो बिंदु बिंदु या बूंद बूंद करके जो दिखाई दिया है, होल होल दिखाई दिया है, वो है अधिशोष्य। तो सतह के ऐसे पदार्थ जो सतह के अंदर चले जाते हैं और समान रूप से वितरित हो जाते हैं, उसको हम कहते हैं अवशोषण। अब ये जो एक तीसरी घटना जो होती है, इस तीसरी घटनाओं को हम नाम देते हैं शोषण। तो शोषण का जो उपयोग है सबसे पहले मैकबेन ने, यहाँ पर लिख दिया हूँ, मैकबेन ने किया था। और ये जो मैकबेन ने इसके जो अंतर्गत आते हैं जो पदार्थ होते हैं जो रंजक होते हैं, रंजक मतलब रंगने वाले या रेशा करने वाले जो पदार्थ होता है, जैसे हम कपड़े में या अलग अलग प्रकार के जो कपड़े होते हैं उसमें अलग अलग कलर के जो रंग होते हैं, जो प्रिंटिंग होता है, ये सभी में जो रंजक उपयोग होते हैं, रंजक मतलब रंगने वाला पदार्थ।
तो रंजक कई प्रकार के होते हैं, कई कलर के होते हैं। ये सब रंजक जो होते हैं वो आपके शोषण के अंतर्गत आते हैं। और इसमें मतलब ये नहीं हम बता सकते कि इसमें शोषण हुआ कि अधिशोषण हुआ, मतलब अधिशोषण और अवशोषण दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं, और दोनों घटनाएं एक साथ होती हैं। इसका मतलब ये हुआ उसके भीतर में भी और सतह पर भी, कोई भी ठोस पदार्थ के भीतर और उसके सतह पर, जिसको दिखाया गया है देखिए यहाँ पर उसके भीतर में देख रहे हैं और उसके बाहर में सतह पर देख रहे हैं। तो ऐसी जो घटनाएं होती हैं उसको हम कहते हैं सिर्फ शोषण। तो शोषण जो घटनाएं हैं, ये शोषण क्या है, इसमें दोनों प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, अधिशोषण भी होता है और अवशोषण होता है। और दोनों प्रकार की जो घटनाएं जो सतह के अंदर भी और सतह के बाहर भी पूरे इस प्रकार से वितरित हो जाते हैं, और इस प्रकार की जो घटनाएं या परिघटनाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं शोषण। तो इस प्रकार से आपने देखा कि शोषण, अधिशोषण के बारे में। अब हम उसी का बोर्ड में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है, कई बार पूछे गए हैं। पहला हम अंतर देखेंगे, और ये अंतर है अधिशोषण और अवशोषण में अंतर, मतलब अधिशोषण और अवशोषण में क्या अंतर है। तो देखिए पहला जो अंतर होता है, ये पहला अंतर बताया गया है कि एक पदार्थ जो है दूसरे पदार्थ के सतह पर अधिशोषित हो जाती है, और इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं ये घटनाएं कहलाता है, ये आपका अधिशोषण होता है। लेकिन अब देखते हैं अवशोषण में क्या है। तो अवशोषण यहाँ पर जो दूसरे भाग में देख रहे हैं, इसके सतह के अंदर संपूर्ण स्थूल क्षेत्र में पूरे भाग में मतलब अवशोषित हो जाते हैं या चले जाते हैं। ये अवशोषण के पहला जो अंतर होता है। दूसरा अंतर है ये पृष्ठीय घटना है। ये देख रहे हैं एक पृष्ठ घटना है, पृष्ठ में घटना है, और ये अवशोषण देख रहे हैं, ये आपका संपूर्ण स्थूल, मतलब अंदर के संपूर्ण स्थूल में वितरित होती है, और ये संपूर्ण स्थूल घटना के अंतर्गत आते हैं। दूसरा अंतर देते हैं, अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र गति से होता है, बाद में धीमी गति से होने लगता है। अधिशोषण की जो घटनाएं होती हैं, जैसे जैसे देखिए यहाँ पर मान लीजिए गैस अधिशोषित हुआ है, अब उसको कोई भी और पदार्थ आएगा, उसको अवशोषित होने के लिए जगह नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्या होगा, जैसे जैसे पदार्थ और उसमें अवशोषित होते हैं, इसलिए उसकी जो गति है, अधिशोषण होने की जो क्षमता है, धीरे धीरे समय के साथ साथ घटती है, क्योंकि सतह पर सांद्रता कम होने लगती है। और ये भी देखा गया है, ये जो घटनाएं हैं ये उत्क्रमणी होता है, दोनों दिशाओं में होते रहता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपका जो पदार्थ, और यदि हम कोई गैस को अवशोषित कराएं तो वो गैस अवशोषित हो जाता है, और जो गैस अवशोषित हुआ रहता है वो निकलकर सतह से बाहर चला जाता है, और इस प्रकार के ये जो घटनाएं हैं वो चलती रहती हैं। इसके बाद देख रहे अवशोषण की गति समान होती है। यहाँ पर देख रहे हैं जो अवशोषण हो रहा है, भीतर में जो अणु जा रहे हैं, दूसरे पदार्थ के अणु जा रहे हैं, वो समान रूप से समान गति से, चाहे आपका जैसे कोई भी क्रिया प्रारंभ करते हैं, मान लिया आपका 10 बजे, तो 10 बजे के 1 मिनट पर, 10 बजे के 2 मिनट पर, 3 मिनट पर, 4 मिनट पर हम प्रत्येक समय पर देखें तो उसके जो अवशोषण होने की जो क्षमता है वो समान होती है। ये आपका अवशोषण का तीसरा अंतर होता है। चौथा अंतर है अधिशोषण की सांद्रता संपूर्ण स्थान पर भिन्न भिन्न होती है। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं ये जो सतह है, ये अलग अलग जगह पर अधिशोषण की जो घटनाएं हैं, जो क्षमता है वो अलग अलग होता है। लेकिन अवशोषण में ये जो घटनाएं होती है संपूर्ण भाग पर एक समान होता है, इसमें कहीं कम या कहीं ज़्यादा नहीं होता, वो समान रूप से वितरित हो जाते हैं। पांचवा जो अंतर है ये हम ले सकते हैं, जैसे मैं अभी बताया, इसके अंतर्गत आता है सिलिका जल और जल वाष्प। सिलिका जल और जल वाष्प की जो घटनाएं हैं, सिलिका जल की सतह के ऊपर जल वाष्प अधिशोषित हो जाते हैं, और इस प्रकार की घटना अधिशोषण कहलाते हैं। लेकिन कैल्शियम क्लोराइड के अंदर जल वाष्प चले जाते हैं और समान रूप से वितरित जाते हैं, और ये कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का अधिशोषण ये कहलाता है अवशोषण के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से आपने देखा अधिशोषण और अवशोषण में अंतर। अब इसके बाद जो अधिशोषण होता है
उसको क्रिया की दृष्टि से भी दो भागों में बांटा गया है। एक जो घटनाएं होती है जिसको हम बोलते हैं भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। तो उसमें हम अंतर बनाए हैं, यहाँ पर देखिए अंतर, एक है भौतिक अधिशोषण और दूसरा है रासायनिक अधिशोषण। तो पहला इसमें अंतर होता है जो भौतिक अधिशोषण होते हैं, इसके जो अभिक्रिया उष्मा होता है। अभिक्रिया उष्मा का मतलब जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ पर अधिशोषित होता है तो अधिकतर जो अभिक्रियाएं हैं ये उष्माक्षेपी होते हैं। और उष्माक्षेपी जिसको हम, ये सूत्र होता है डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। यहाँ पर ये जो डेल एच है ये एंथैल्पी परिवर्तन है, मतलब उष्मा परिवर्तन है, और ये जो है डेल जी जो है ये कहलाता है गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन है, और टी जो है परम ताप है, और डेल एस जो है वो है आपका एंट्रोपी परिवर्तन या एंट्रोपी होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जितने भी प्रकार के जो अधिकतर अधिशोषण होती है वो आपका उष्माक्षेपी होता है। और उस उष्माक्षेपी से मतलब ये कह सकते हैं उष्माक्षेपी जो होता है उसके लिए डेल एच का मान ऋणात्मक होता है, और जब डेल एच का मान ऋणात्मक है उष्मा मतलब जो निकाल रहा है और उसके अधिशोषण हो रहा है तो उस प्रकार से उसके बिखराव में कमी होता है, और इसलिए उसके बिखराव को कमी को दर्शाते हैं डेल एस, और उसका भी मान क्या होता है, नेगेटिव में आते हैं, माइनस में आते हैं। तो इस प्रकार के जो घटनाएं होती हैं वो आपका अधिशोषण में होता है, और इसको हम कई कारणों से इसको दोनों में भिन्नता पाते हैं, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। जैसे पहला जो अंतर आप देख रहे हैं कि जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें अभिक्रिया उष्मा का मान या डेल एच का मान 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल, 20 से लेकर 40 किलो जूल पर मोल होता है। जबकि रासायनिक अधिशोषण में वही मान जो है 40 से 400 किलो जूल पर मोल तक होता है। दूसरा अंतर है कम ताप पर ये जो भौतिक अधिशोषण होता है वो कम ताप पर होता है, और जैसे जैसे उसका ताप बढ़ाएंगे इसका जो मान है, अधिशोषण का मान है, वो घटने लगता है। उसको हमने यहाँ पर ग्राफ में बताया गया। देखिए ये भौतिक अधिशोषण और ये है रासायनिक अधिशोषण। ये जो एक्स एक्सिस है उसमें हम ताप ले लिए हैं, और जो वाई एक्सिस है उसमें अधिशोषित होने वाले पदार्थ की मात्रा ले लिए हैं जो x बटे m होता है। x जो होता है अधिशोष्य की मात्रा है और m जो है अधिशोषक की मात्रा है। तो उसकी जो मात्रा है अधिशोषण की मात्रा, हम कह सकते हैं दोनों को मिलाकर अधिशोषण की मात्रा इस एक्सिस पर है। तो यहाँ पर देख रहे हैं जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है इधर, ये जो मान है अधिशोषण की मान धीरे धीरे घट रही है, और एक निश्चित ताप पर ये जो आपका एक प्रकार से कांस्टेंट टाइप से ग्राफ आपको प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि भौतिक अधिशोषण होता है उसमें ताप की कमी के साथ इसका जो अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा है वो कम होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण में ऐसा नहीं है। रासायनिक अधिशोषण में इसमें होता क्या है कि इसका जो मान है धीरे धीरे बढ़ता है ताप बढ़ाने पर। इसका जो मान होता है ताप बढ़ाने पर धीरे धीरे बढ़ता है, और एक निश्चित ताप के बाद जिसको हम बोलते हैं संतृप्त ताप और क्रिटिकल टेम्परेचर, जो संतृप्त ताप के बाद ही हम उसके ताप को और बढ़ाते हैं या बढ़ाना जारी रखते हैं तो अधिशोषण की मात्रा फिर इसमें भी घटने लगती है। तो इस प्रकार के आपने देखा कि भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, और इस प्रभाव को मतलब हम देखते हैं फैंड्रिक ने, और इस प्रकार के जो फैंड्रिक का समदाबी जो घटना कहलाती है। समदाबी का मतलब यहाँ पर है समान दाब, यहाँ पर लिख दिया हूँ। ताप का प्रभाव मतलब समदाबी, समान दाब की अवस्था को, उसका ताप को चेंज करने पर या बदलने पर उसका प्रभाव जो होता है ये बताया गया है। तीसरा जो पॉइंट है ये आपका जो भौतिक परिवर्तन होता है ये उत्क्रमणी होता है, और रासायनिक परिवर्तन अनुक्रमणी होता है। जैसे इसके अंतर्गत हम ये ले सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका जो हम एक चाक लेते हैं, जो ब्लैक बोर्ड में लिखा जाता है, उस चाक को यदि हम पानी में डुबा देते हैं
तो पानी में डुबाने पर क्या हो जाता है, चाक जो होता है उसके पानी जो है अंदर में चला जाता है, ठीक है। और इस प्रकार की घटना होती है जिसको हम यहाँ पर लिख रहे हैं। देखिए ये अवशोषण की घटना होती है। देखिए चाक और जल वाष्प यानी पानी कर सकते हैं, यह अवशोषण होता है। अब मान लीजिए उसी चाक को यदि हम धूप में रख देते हैं तो धूप में रखने पर जो गीला हुआ चाक है वो सूख जाता है और पहले जैसी अवस्था पर आ जाता है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उसको हम बोलते हैं उत्क्रमणी परिवर्तन। तो भौतिक जो अधिशोषण होता है वो उत्क्रमणी होता है, लेकिन जो रासायनिक अधिशोषण होता है वो अनुक्रमणी होता है। अनुक्रमणी का मतलब जैसे अभी मैं आपको एक और उदाहरण बताया था, जैसे उसी चाक पर यदि हम स्याही को अवशोषित कराते हैं तो उसके सतह पर अवशोषित होता है, भीतर में नहीं जाता। यदि हम चाक को हम अवशोषित करा दें और चाक को यदि हम तोड़ कर देखें तो तोड़ कर देखेंगे तो हम पाते हैं उसके बाहर भाग ही नीला होता है और भीतर भाग वैसी की वैसी सफेद रहता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ उसके भीतर भाग में स्याही नहीं घुसा रहता है, प्रवेश नहीं किया रहता है। इसको हम कहते हैं जो अधिशोषण। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वो आपका रासायनिक अधिशोषण के अंतर्गत आते हैं। चौथा है जो भौतिक जो अधिशोषण होता है उसमें एक दुर्बल बंध होता है, रासायनिक बंध होता है, दुर्बल बंध होता है जिसको बोलते हैं वांडर वाल बंध। तो जो भौतिक अधिशोषण होता है उसमें वांडर वाल बंध पाया जाता है, जबकि रासायनिक अधिशोषण होता है उसमें रासायनिक बंध पाए जाते हैं। पांचवा है इसलिए जो भौतिक अधिशोषण होते हैं इसकी प्रकृति जो है विशिष्ट नहीं होती। विशिष्ट मतलब सब एक समान होते हैं, लेकिन जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो रासायनिक अधिशोषण होता है, उसकी प्रवृत्ति जो है अत्यंत विशिष्ट होती है। अलग अलग जो घटनाएं के लिए अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग अवशोषक होता है, अलग अलग अधिशोष्य होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं विशिष्ट। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो परिवर्तन होता है वो आपका अत्यंत विशिष्ट होता है, ये होता है रासायनिक परिवर्तनों में। तो इस प्रकार से ये तो हो गया भौतिक और रासायनिक परिवर्तनों से संबंधित तथ्य। अब इसके बाद आता है फ्रेडरिक अधिशोषण समतापी वक्र। तो सन 1909 में फ्रेडरिक ने अधिशोषण के संबंध में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करने पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाला उस निष्कर्ष को एक समीकरण के रूप में उन्होंने दिया। तो उसका निष्कर्ष क्या है? उसका निष्कर्ष है कि निश्चित ताप पर किसी अधिशोषण की जो घटनाएं होती है उस घटनाओं में एक निश्चित ताप पर अधिशोषण की मात्रा, अधिशोषण की मात्रा जैसे मैं यहाँ लिख दिया हूँ x/n अधिशोषण की मात्रा है, और दाब में एक संबंध होता है और ये संबंध होता है x/n बराबर p के नियतांक है गुणित p पावर 1/n। 1/n जो है यहाँ पर n प्राकृतिक संख्या है जिसका मान 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हो सकता है, और k जो है एक नियतांक होता है। तो इस प्रकार से हम n और k को एक नियतांक मान सकते हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र है वो आपका आता है x/m बराबर k p पावर 1/n। ये गैस के लिए है। गैस का जो सांद्रता होता है उस पर दाब पर निर्भर करता है। यदि कोई ठोस सतह पर यदि द्रव अवशोषित हो रहा हो तो द्रव अवशोषित हो रहा हो तो दाब के जगह पे हम सांद्रता लेते हैं और सांद्रता को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन और उसको दर्शाते हैं C से। और इस प्रकार से ये लेते हैं x/m बराबर k c पावर 1/n, जहाँ पर C क्या है? सांद्रता है। यदि हम इनको दोनों साइड में लाग ले लें तो लाग लेंगे तो ये हो जाएगा log x/m बराबर log k, यहाँ पर इंटू के चिन्ह इसलिए प्लस आ जाएगा, जो घात हो सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा log p या log c। यहाँ p है तो p लेंगे, c है तो c लेंगे। और इस प्रकार से ये जो सूत्र प्राप्त हुआ इस सूत्र को हम बोल सकते हैं फ्रेडरिक अधिशोषण समतापी केले सूत्र। तो यहाँ पर जैसे मैं बताया कि जो x होता है, x है गैस
जिसको हम बोल सकते हैं अधिशोष्य की मात्रा, और m जो है ये है ठोस या द्रव जो भी है अधिशोषक की मात्रा, अधिशोषक की मात्रा, और p जो है ये है दाब। तो इस प्रकार से ये जो है, यदि हम इसके देखिए ग्राफ खींचते हैं, फ्रेंडलिंग ने जो बताया उस पर यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो ये जो ग्राफ है इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये जो है एक सरल रेखा ग्राफ है, और ये सरल रेखा ग्राफ जो है ये जो है निर्देशांक ज्यामिति में ये होता है y बराबर mx प्लस c के सूत्र से होता है, जहां पर m जो है प्रवणता है, और ये प्रवणता को इसका हम ढाल बोलते हैं, और ढाल जो है यहाँ पर देख रहे हैं 1/n है। c जो है एक कांस्टेंट है, नियतांक है, और ये जो कांस्टेंट है यहाँ पर हम ये जो log k यहाँ दर्शाया गया है log k, तो ये log जो k है ये जो आप देख रहे हैं इसे हम कंपेयर करेंगे तो ये c है, c की जगह में है log k, और ये जो है ये कांस्टेंट कहलाता है। इसके बाद आता है x एक्सिस और y एक्सिस पर है, यहाँ पर जो देख रहे हैं x एक्सिस पर log p है, ये आपका देख रहे हैं, इसे हम कंपेयर करें तो ये आपका log p है x की जगह में, और m प्रवणता है, और ये जो है log y एक्सिस पर है log x/m। तो x/m ये जो देख रहे हैं x/m ये है अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा, और ये है log p यानी कि दाब। तो इसका मतलब ये हुआ, ये देख रहे हैं ये आपका एक सरल रेखा ग्राफ प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ एक प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल तो हम कह सकते हैं इस प्रकार से, यदि x/m प्रोपोर्शनल p पावर 1/n, मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते हैं, जैसे जैसे किसी अधिशोष्य पदार्थों की दाब को हम बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे अधिशोष्य होने वाली गैस की मात्रा भी बढ़ती है। ये आपका प्रूफ होता है, ये आपका सिद्ध होता है, और इस प्रकार से ये आपका कहलाता है फ्रेंडलिंग का अधिशोषण समतापी वक्र। और ये समतापी वक्र इसलिए कहलाता है क्योंकि एक निश्चित ताप पर हो रहा है, उसी को यदि हम यहाँ पर देखिए अधिशोषण पर दाब का प्रभाव को हम देखते हैं, ये जो ग्राफ है यहाँ पर बताया गया है, तो यहाँ पर 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं, 3 प्रकार का दाब है। यदि हम दाब जो है निम्न है, कम है, मध्यम है और हाई दाब है, तो उस कंडीशन पर यदि निम्न दाब है तो उस कंडीशन पर n का मान आपका 1 होगा, निम्न दाब के लिए n का मान 1 होगा, मध्यम दाब के लिए n का मान भिन्न होगा, भिन्न मतलब 1/n, 1/n का मतलब जैसे 1/2 है तो 0.5 हो जाएगा, 1/3 है 0.33 हो जाएगा, 1/4 है मतलब 0.25 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मतलब इसका जो मान है ये आपका है, और इसके बाद है उच्च दाब पर इसका मान 0, p के घात 0, p के घात 0 या किसी घात यदि 0 है तो वह 1 के बराबर होता है। तो यदि हम x/m बराबर होता है ये आपका k, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर उच्च दाब पर किसी अधिशोषण के लिए हम उच्च दाब पर गणना करते हैं, तो उच्च दाब के लिए इसका जो मान होता है वो स्थिरांक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर k0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो 1 से गुणा करेंगे k ही रहेगा, इसका मतलब k क्या है नियतांक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि उच्च दाब पर इसका मान एक नियतांक प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के ये जो घटनाएं देख रहे हैं, ये घटनाएं कहलाता है फ्रेंडलिंग का अधिशोषण समतापी, और इससे संबंधित है समदाबी, मतलब यहाँ पर दाब समान है, यहाँ पर आपके ताप समान है। इसलिए यहाँ पर देख रहे हैं इस एक्सिस पर हम दाब को लेंगे, जबकि यहाँ पर हम ताप का प्रभाव देख रहे हैं, इसलिए इस एक्सिस पर दाब के स्थान पर हम लेंगे ताप। और ये तो आपका सेम रहेगा, अधिशोषित होने वाली गैस की मात्रा x/m, x/m। और इस प्रकार से अगला जो पीरियड में आपको बताएंगे उत्प्रेरक और उत्प्रेरक के प्रकार, उत्प्रेरण के प्रकार और कोलाइडिंग विलयन के बारे में। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ, वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए, और मैं ये नहीं समझता कि यहाँ पर कोई दिक्कत आएगी समझने में, और इसके बाद जैसे ही होगा तो मैं आपको प्रश्न दूंगा, उसका हल करके आपको व्हाट्सएप में ग्रुप में डालना है। धन्यवाद।